नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे बाल विकास। तो बाल विकास में अपनों ने जो बुद्धि टॉपिक शुरू किया था, बुद्धि टॉपिक के अंतर्गत अपन बुद्धि के विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन कर रहे थे। तो चलिए क्लास आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज अपन कौन सी सिद्धांत को देखने वाले हैं। देखिए, बुद्धि टॉपिक का अध्ययन कर रहे थे और बुद्धि में अपन किस टॉपिक को देख रहे थे, बुद्धि के सिद्धांतों को अपन यहाँ पर देख रहे थे। बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि के विभिन्न विद्वानों द्वारा विभिन्न सिद्धांत बताए गए हैं और यहाँ तक कि कुछ विद्वानों ने अनेक तत्व भी बताए हैं, कुछ विद्वानों ने अनेक कारक बताए हैं। तो इस आधार पर बुद्धि को अनेक भागों में बांटा जा सकता है और अनेक विभिन्न प्रकार के सिद्धांत भी यहाँ पर मिलते हैं। देखिए, अब अपन पढ़ने जा रहे हैं बुद्धि का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत। और सिद्धांत कौन सा? बहुबुद्धि कारक सिद्धांत। बहुबुद्धि कारक सिद्धांत। ये सिद्धांत दिया किसने? ये सिद्धांत दिया गया था मनोवैज्ञानिक गार्डनर के द्वारा। गार्डनर नामक मनोवैज्ञानिक ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इन्होंने बहुबुद्धि, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इन्होंने यूं कहा कि बहु का मतलब अनेक और बुद्धि हो गया कारक, यानी बुद्धि को परिभाषित करने वाले या बुद्धि को प्रकट करने वाले अनेक तत्व होते हैं, अनेक कारक होते हैं। या फिर अपन यूं कहें कि भी बुद्धि को प्रदर्शित करने वाले अनेक कारक होते हैं, जिनमें इन्होंने कुल 10 कारकों को शामिल किया है, 10 तत्वों को शामिल किया है। देखिए, ये जो 10 कारक शामिल करते हैं, ये इस प्रकार के कारक हैं जिसके माध्यम से अपने को पता चल सकता है कि भाई इस प्रकार के कारक से इस प्रकार की बुद्धि हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि इन्होंने एक कारक बताया है भाषाई बुद्धि, तो जिसमें भाषा सीखने की, सिखाने की, भाषा को पकड़ने की, भाषा संबंधी अधिग्रहण की क्षमता यदि अधिक हो तो उसमें भाषाई बुद्धि मानी जाती है। तो इसी प्रकार से इन्होंने यूं कहा कि भाई बुद्धि के अनेक कारक हैं और अनेक कुल कितने प्रकार के कारक इन्होंने बताए? 10 प्रकार के 10 प्रकार के कारक होते हैं और इन्हीं 10 प्रकार के जो सभी कारक हैं उन्हीं के आधार पर इसे बहुबुद्धि नाम दिया गया। इन्होंने कौन कौन से 10 कारक बताए, उसमें यदि अपन बात करें तो देखिए, एक तो इन्होंने बताया है भाषाई बुद्धि। भाषाई बुद्धि, ये कारक इनके द्वारा बताए गए हैं। देखिए, इस संबंध में या इस कारक में अपन उन व्यक्तियों को शामिल करेंगे, उन लोगों को शामिल करेंगे जिनकी भाषा अधिग्रहण की क्षमता बहुत अधिक होती है। कुछ लोगों को आप जैसे सुनने लगते हो तो उनको मन करता है कि सुनते ही जाए। उनकी इतनी शुद्ध भाषा होती है, इतना शुद्ध उच्चारण होता है और इतना मीठा उच्चारण होता है कि आपको लगता है कि ये बोलता जाए, मैं सुनता जाऊं। जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब वो बोलने लगते हैं तो आप यूं सोचते हैं कि ये चुप हो जाए और मैं बोलूं। तो अगर आप किसी को सुनना चाहते हैं, अगर वो आपको अपनी भाषा के माध्यम से प्रभावित करता है, तो वह क्षमता या प्रभावित करने वाली क्षमता वाला जो व्यक्तित्व है वो ही किस प्रकार का व्यक्तित्व माना जाता है? भाषाई बुद्धि वाला व्यक्तित्व माना जाता है। यहाँ पर अपन किस किस वर्ग को शामिल कर सकते हैं? देखिए, कवि, लेखक, साहित्यकार जो लोग होते हैं उनमें इसी प्रकार की बुद्धि अधिक होती है। कवि, लेखक, साहित्यकार, इनमें इसी प्रकार की बुद्धि होती है। कैसे होती है, क्यों होती है? देखिए, ये जो लोग होते हैं इनमें भाषा को ग्रहण करने की नहीं, भाषा को प्रकट करने की क्षमता भी होती है। और इसके साथ साथ जो शिक्षक होता है, कहते हैं ना कि व्यक्ति वो शिक्षक नहीं बन सकता जो ज्ञानी है। शिक्षक वो बनता है जिसे जितना भी ज्ञान है उसे वो बांटना आता है। तो अपन ज्ञान बांटते किसके माध्यम से है? भाषा के माध्यम से। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत
अच्छा ज्ञान रखते हैं, परंतु क्लास में जाते ही वो असफल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास उस भाषा को, या फिर अपन यूं कहें कि उस विषय को स्पष्ट करने का कोई भी माध्यम नहीं होता, कोई तरीका नहीं होता। और स्पष्टीकरण जब उनका प्रभावी नहीं होता तो कोई भी बच्चा उन्हें समझ नहीं पाता, और समझ नहीं पाता तो वहां पर वो सक्सेस नहीं होते। उसी प्रकार से यदि अपन देखें प्रवक्ता, प्रवक्ता का मतलब अपन ये बोल सकते हैं व्याख्याता। जो कॉलेज में लेक्चरर होते हैं लगभग सभी में इस प्रकार की योग्यता होती है, भाषाई योग्यता होती है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि 8वीं क्लास का जो शिक्षक है वो अगर भाषाई बुद्धि उसके पास नहीं है तो भी सक्सेस हो सकता है, परंतु कॉलेज लेक्चरर के पद पर यदि कोई है तो उसके पास भाषाई बुद्धि होना अत्यंत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि उसको लेक्चर देना है, और लेक्चर रट्टा लगाकर नहीं, समझ के आधार पर दिए जाते हैं। और हमारी समझ ही क्या होती है? हमारी बुद्धि होती है, और हमारी समझ से संबंधित भाषा की योग्यता है वो ही हमारी क्या होती है? भाषाई बुद्धि होती है। तो यहाँ पर अपन क्या पढ़ रहे हैं? गार्डनर का सिद्धांत। गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत बताया है, और बहुबुद्धि नहीं, बहुबुद्धि कारक बताया है। अर्थात इन्होंने कहा कि बुद्धि को परिभाषित करने के लिए या बुद्धि के स्पष्टीकरण के लिए अनेक कारक होते हैं, और उन कारकों की संख्या इन्होंने कुल 10 बताई। पहला जो कारक है वो भाषाई बुद्धि, जिसमें भाषा ग्रहण की और भाषा को प्रकट करने की दोनों प्रकार की क्षमता अच्छी हो, वे लोग किसके अंतर्गत आते हैं? भाषाई बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। इसमें लेखक वर्ग आता है, साहित्यकार वर्ग आता है, शिक्षक वर्ग आता है, प्रवक्ता वर्ग आता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। आगे इन्होंने कौन कौन सी प्रकार की बुद्धि बताई है। देखिए, आपने देखा होगा कि कुछ लोग हैं वो संगीतज्ञ होते हैं ना। अब कुछ लोग ऐसे संगीतज्ञ होते हैं जो करोड़ों पैसे कमाते हैं। जैसे अपन बात करें यो हनी सिंह की, कोई नाम ही नहीं था, और जब उनकी बायोग्राफी देखते हैं तो ऐसे कहते हैं कि उनको हर जगह नकारा गया था, परंतु एक समय ऐसा आया कि उन्होंने अपने संगीत के माध्यम से, अपनी कला के माध्यम से लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। तो इसी प्रकार से हमारे अनेक बहुत अच्छे अच्छे सिंगर हैं। लता मंगेशकर इसका बहुत अच्छा उदाहरण कहा जा सकता है, आशा भोसले, इसके साथ साथ ये उदित नारायण, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं। देखिए, वो लोग इतने पैसे कमा रहे हैं किसके आधार पर? सिर्फ और सिर्फ संगीत के आधार पर। तो क्या हम संगीतकार बनकर हम अपनी सभी समस्याएं दूर नहीं कर सकते? क्या हम करोड़पति अरबपति नहीं बन सकते? बन सकते हैं ना। गाना ही तो है, हर एक आदमी गाता है, परंतु हर एक आदमी वैसा नहीं गाता जैसा एक संगीतज्ञ गाता है। और संगीतज्ञ के पास क्या होती है? एक बुद्धि होती है। और कौन सी बुद्धि होती है? संगीतात्मक बुद्धि उसके पास होती है, संगीतात्मक बुद्धि। तो देखिए, संगीतात्मक बुद्धि एक व्यक्ति के पास होती है, और वही व्यक्ति क्या करता है? सॉरी, वही व्यक्ति संगीतज्ञ बनता है। देखिए, आपने सुना होगा कुछ ये आते हैं रियलिटी शोज आते हैं, और रियलिटी शोज जो आते हैं उनमें ऐसे होता है कि कोई लड़की बहुत अच्छी गाती है, कोई लड़का बहुत अच्छा गाता है, तो उसकी माँ, उसके पेरेंट्स को बुलाया जाता है। तो वो लोग कहते हैं कि इसने जब भी मुंह खोला तो उस समय उसके मुख से राग निकली थी, संगीत निकला था। तो इस प्रकार की योग्यताएं व्यक्ति लेकर आता है, और वही व्यक्ति संगीतज्ञ बनता है जिसके पास इस प्रकार की बुद्धि होती है। और यह भी कला हर किसी के पास नहीं हो सकती। तो यहाँ पर अपन इस वर्ग में किस किस को शामिल कर सकते हैं? देखिए, अपन गीतकार को शामिल कर सकते हैं, गीतकार, संगीतकार को भी शामिल कर सकते हैं। गीतकार और संगीतकार में दोनों चीजें अलग अलग आ जाती है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है गीत और संगीत में। गीत सिर्फ गाना, और संगीत एक पूर्णतया उतार चढ़ाव लय के साथ गाना।
इसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तबला वादन बहुत अच्छे से करते हैं, कुछ हारमोनियम बहुत अच्छा बजाते हैं। तो उनमें वो समझ कहां से आई? उनमें वो समझ, देखिए, जो गा नहीं सकता ना, जिसके पास आवाज नहीं है, वो कभी भी वाद्य यंत्र नहीं बना सकता, या सॉरी, वाद्य यंत्र नहीं बजा सकता, उससे संबंधित योग्यता को प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों नहीं प्राप्त कर सकता? क्योंकि हम उसी क्षेत्र में आगे जाते हैं जिस क्षेत्र में अपने को नॉलेज होता है, अपने को ज्ञान होता है। तो जो वाद्य यंत्र बजाने वाले होते हैं, वाद्य यंत्र बजाने वाले, वो सभी के सभी किस में शामिल किए जाते हैं? वो भी संगीतात्मक बुद्धि में शामिल किए जाते हैं। तो इस प्रकार से पहला था भाषाई बुद्धि, दूसरा हो गया संगीतात्मक बुद्धि। तो इसको भी नोट कर लीजिए आप। उसके बाद बात करते हैं अपन आगे। देखिए और कौन कौन से इसमें आ सकते हैं। देखिए, एक बुद्धि होती है तार्किक बुद्धि। तार्किक बुद्धि, आप किसी एक बच्चे से मिले होंगे और जिसने आपको स्पीचलेस कर दिया हो, जिसने आपको बोलने लायक नहीं छोड़ा हो, वहां पर उस बच्चे की कौन सी बुद्धि काम करती है? तार्किक बुद्धि। कुछ बच्चे इतने ज्यादा तर्क करते हैं कि हमें वहां पर चुप हो जाना पड़ता है। तो जो बच्चे तर्क करते हैं, जो बच्चे वाद विवाद करते हैं, उनमें इस प्रकार की योग्यता है, वो पाई जाती है। क्या कोई हर व्यक्ति वकील बन सकता है? नहीं बन सकता। वकील वही व्यक्ति बनता है जिसके पास तार्किक बुद्धि हो। क्यों? क्योंकि वकील का क्या काम होता है? वकील तर्क ही तो करता है। हाँ, तर्क वितर्क ही तो करता है। एक व्यक्ति सामने से प्रश्न करता है तो उसके जवाब में वह भी कुछ न कुछ बोलता है। तो वकील इसी के अंतर्गत आते हैं। साथ साथ एक तार्किक विषय भी होता है। तार्किक विषय में अपन गणित को भी ले सकते हैं। गणित में भी अपन जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, प्रश्न का हल निकालते हैं, तब अपन हाँ इसमें ये आया है तो ये चीज आएगी, यानी इस प्रकार से तर्क वितर्क के माध्यम से। तो गणितज्ञ इसके अंतर्गत आते हैं। सांख्यिकी से संबंधित जो योग्यता है वो भी किसके अंतर्गत आती है? तार्किक बुद्धि के अंतर्गत आती है, सांख्यिकी से संबंधित है। और इसके साथ साथ यदि अपन बात करें जो वैज्ञानिक होते हैं, तो वो वैज्ञानिक भी क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के तर्क वितर्क करते हुए निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। उनमें तर्क की गूढ़ क्षमता होती है, तभी तो वो हर एक प्रश्न का जवाब दे पाते हैं। उनके मन में प्रश्न ही बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, जिसके आधार पर तर्क बनते रहते हैं। इसके साथ साथ कोई भी इससे संबंधित अधिकारी वर्ग हो, सांख्यिकी से संबंधित अधिकारी वर्ग हो, तो वो सारे के सारे किस में जाएंगे? तार्किक बुद्धि। तो तर्क करने की क्षमता से संबंधित कौन सा कारक होता है? तार्किक बुद्धि कारक होता है। ठीक है। तार्किक बुद्धि जिन लोगों के पास होती है वो वकील बनते हैं, गणितज्ञ बनते हैं, सांख्यिकी अधिकारी बनते हैं एवं वैज्ञानिक बनते हैं। तो इनको भी नोट कर लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। देखिए, एक जो बुद्धि होती है वो बुद्धि होती है स्थानिक बुद्धि, या फिर अपन यूं कहें कि आगे का जो कारक अपन देख सकते हैं वो कारक होता है कौन सा? स्थानिक। स्थानिक बुद्धि। देखिए, स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत अपन कलाकार को लेते हैं, जिसमें स्थान से संबंधित योग्यता हो। उसमें स्थान से संबंधित का मतलब, अब जैसे मान लीजिए इंजीनियर है, एक इंजीनियर है, तो इंजीनियर क्या देखता है? वो इस प्रकार से देखता है कि इस स्थान पर ये चीज आनी चाहिए, इस स्थान पर ये चीज आनी चाहिए, यहां पर ये होना चाहिए, यहां पर ये होना चाहिए। तो जहां पर अपन इस प्रकार की बात करते हैं कि यहाँ ये सही है, यहाँ ये गलत है, यहाँ पर ये होना चाहिए, यहाँ पर ये होना चाहिए, तो वहां पर जो है वो कौन सी बुद्धि काम करती है? स्थानिक बुद्धि काम करती है। और इंजीनियर ही नहीं, मूर्तिकार,
भी इसी के अंतर्गत आते हैं। मूर्तिकार यानी जो मूर्ति का निर्माण करता है तो वो भी स्थानिक बुद्धि रखता है। और इसके साथ साथ अपन ये भी देखिए कि भी मूर्तिकार मूर्तियां किस आधार पर बनाता है। वो देखता है कि किस स्थान पर कौन सी जो कलाकारी है, या फिर अपन यूं कहें कि कौन सी मूर्ति है वो ज्यादा पसंद की जाएगी या किस मूर्ति को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी, तो उसके आधार पर चित्रकार जो होता है वो भी इसी प्रकार की बुद्धि लिए होता है। कौन सी बुद्धि? स्थानिक बुद्धि। उसके पास भी जो बुद्धि होती है वो स्थानिक होती है। क्यों? क्योंकि वह जो चित्र निर्माण करता है तो उसमें भी इसी प्रकार का कि यहाँ पे ये रंग भरना चाहिए, यहाँ पर ये चीज आनी चाहिए, यहाँ पर ये। इसके साथ साथ जो कारीगर होते हैं, कारीगर का मतलब हो गया मिस्त्री, मिस्त्री जो होते हैं उनमें भी इसी प्रकार की बुद्धि। जाहिर सी बात है जब इंजीनियर आ गए तब कारीगर भी इसी के अंतर्गत आएंगे। तो आप ये चीज ध्यान रखना, प्रश्न इसी प्रकार का बन सकता है कि गार्डनर के अनुसार। हाँ, ये नहीं पूछा जाएगा कि ये सीधा नहीं पूछा जाएगा कि स्थानिक बुद्धि किससे संबंधित है, क्योंकि स्थानिक बुद्धि अन्य मनोवैज्ञानिकों द्वारा भी बताई गई है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि गार्डनर द्वारा स्थानिक बुद्धि किसे कहा गया है। तो या गार्डनर द्वारा स्थानिक बुद्धि वाले व्यक्तित्व कौन कौन से हैं या कौन सा नहीं है। तो उसमें इंजीनियर, मूर्तिकार, चित्रकार, कारीगर वगैरह वो आ जाएंगे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे अपन बात करेंगे। देखिए, शारीरिक गतिज बुद्धि। शारीरिक गतिज बुद्धि। अब ये जो शारीरिक गतिज बुद्धि होती है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जिन व्यक्तियों में शरीर की गति से संबंधित बौद्धिक योग्यता हो वहां पर कौन सी बुद्धि मानी जाती है? शारीरिक गतिक बुद्धि मानी जाती है। मतलब शरीर की गति करने संबंधी। कुछ लोग होते हैं ना, बड़े एक्टिव होते हैं, उनके उठने उनके बैठने में यूं नहीं है कि अपनी तरह ढीले ढाले हों, धीरे धीरे पता ही नहीं चल रहा कब क्या चल रहा हो। जिनमें सीधी सी बात यह है कि जिनमें शारीरिक फुर्तीलापन हो, शारीरिक फुर्ती हो, वो व्यक्तित्व किसके अंतर्गत आएंगे? शारीरिक गतिज में, जो शरीर से गति बहुत अच्छी या उत्कृष्ट तरीके से कर सकते हो। यदि उस प्रकार के व्यक्तित्व में यदि अपन बात करें तो शारीरिक गतिक में आप नृत्य करने वाले लोग होते हैं ना, कुछ लोग नाचने की क्षमता बहुत अच्छी लिए हुए होते हैं, तो नृत्य करने वाले सारे के सारे किस में जाएंगे? शारीरिक गतिज बुद्धि में जाएंगे। इसके साथ साथ मुक्केबाजी जो गेम है, वो भी गेम में हालांकि अपन कोई भी एथलीट को ले सकते हैं, परंतु फिर भी जो मुक्केबाजी गेम है उसमें आपको समय के अनुसार गति करनी होती है। हो सकता है कि आप किसी अन्य गेम में 1-2 सेकंड चूक जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि इसमें 1-2 सेकंड का बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। तो मुक्केबाजी या मुक्केबाज लोग, हाँ, तैराक लोग भी होते हैं। अब तैराक जो होते हैं वो क्या करते हैं? ज्यादा शारीरिक गति करते हैं। हाँ, शारीरिक गति करते हैं तो वो भी किस में जाएंगे? शारीरिक गतिज बुद्धि में। यहां तक कि अपन सभी खिलाड़ी वर्ग को ले सकते हैं, तो पूरा का पूरा खिलाड़ी वर्ग आता है, परंतु उसमें भी मुक्केबाज व तैराक ये दोनों विशेषतया शामिल किए जाएंगे। खिलाड़ी वही होगा जिसमें शारीरिक क्षमता अधिक होगी, शारीरिक फुर्ती अधिक होगी, शारीरिक रूप से जो ज्यादा क्रियाशील होगा उसमें ये बुद्धि होगी। तो खिलाड़ी में शारीरिक क्षमता होती है। इसके साथ मुक्केबाजी, तैराक, नृत्य करने वाले, ये सारे के सारे किस में चले जाते हैं? ये सारे के सारे इसमें चले जाते हैं। यहाँ पर अपन जो अधिकारी वर्ग होते हैं या फिर अपन एयरफोर्स के जो पायलट वगैरह होते हैं,
तो उनमें भी ले सकते हैं। उनमें भी शारीरिक फुर्तीलेपन वाले व्यक्तियों को लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? क्योंकि कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या आ सकती है। ट्रेन रुक जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, एयरप्लेन रुक जाए तो बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है, बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ सकती है। तो उस समय जो काम आती है वो कौन सी आती है? शारीरिक फुर्तीलापन ही आता है। तो इसको भी नोट कीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं अगली बुद्धि की। तो अगली बुद्धि में यदि अपन बात करें तो देखिए, एक ये भी होते हैं, आपने देखा होगा कुछ ऐसे डॉक्टर होते हैं जो फिजिकल एक्सरसाइज करवाते हैं, और जो फिजिकली एक्सरसाइज करवाते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? अपन शल्य चिकित्सा बोलते हैं। तो जो डॉक्टर शल्य चिकित्सा करते हैं यानी शल्य चिकित्सक होते हैं, वो लोग भी शारीरिक गतिज बुद्धि के अंतर्गत ही आते हैं। तो वो भी शारीरिक गतिज बुद्धि के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अब अपन बात करते हैं आगे कौन से? अंतरा व्यक्तिक बुद्धि। अंतरा व्यक्तिक बुद्धि। अब देखिए, ये जो शब्द है वो दो प्रकार के शब्दों से मिलकर बना है, अंतर और इसके साथ साथ अव्यक्तिक। ठीक है, यहां पर जो अंतरा व्यक्तिक बुद्धि है उसके अंतर्गत कौन कौन से लोगों को शामिल किया जाता है? यदि इसमें अपन देखें तो देखिए, जो व्यक्ति अपने व्यक्तिगत विचारों को त्याग देते हैं, जो अपने व्यक्तिगत सुख को त्याग देते हैं, या फिर जो अंतरा व्यक्तिगत यानी व्यक्तिक चीजों से अलग हो जाते हैं, जो हट जाते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं? अंतरा व्यक्तिक बुद्धि वाले व्यक्ति कह सकते हैं। तो इसमें कौन कौन आ सकता है? उसमें योगी आ सकता है, उसमें तपस्वी आ सकता है, उसमें संत वर्ग भी आ सकता है। तो इस प्रकार से अंतरा व्यक्तिक बुद्धि वाले वे लोग होंगे जो योगी होंगे, जो तपस्वी होंगे, जो संत होंगे, जिनको सिर्फ और सिर्फ अपनी व्यक्तिक इच्छाओं की चिंता नहीं होती, या फिर अपन यूं कहें कि जो अपने आप पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, वो हमेशा ही सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के बारे में सोचते रहते हैं। तो जो योगी तपस्वी होते हैं, अब देखिए योगी और तपस्वी लोग सालों साल तपस्या करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें इस शरीर का मोह नहीं होता, उन्हें इस शरीर से संबंधित सभी इच्छाओं पर संयम होता है। तो इसीलिए अपन उसको क्या कह सकते हैं? अंतरा व्यक्तिक बुद्धि कह सकते हैं। इसके साथ साथ अपन यदि बात करें तो एक चीज और आती है, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि। तो ये चीज भी इसके अंतर्गत आ सकती है, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि। अब अंतर्व्यक्तिक बुद्धि में कौन कौन से लोग आ सकते हैं? देखिए, अंतराव्यक्तिक में तो व्यक्तिक रूप से अलग हो जाता है, और अंतर्व्यक्तिक जो व्यक्तिक चीजों से ही संबंधित होता है। इसमें अपन अंतर जो है वो आधा है, इसे अपन अंतः भी कर सकते हैं, और अंतः का मतलब होता है अंदर ही अंदर, यानी जिस व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगतता से ज्यादा मोह होता है, व्यक्तिगतता से ज्यादा उन्हें जो होता है प्रेम होता है। जैसे राजनेता है, तो राजनेता जो वर्ग है वो किस में शामिल किया जाएगा? इसी में शामिल किया जाएगा। इसी के साथ साथ काउंसलर जो लोग होते हैं, अपन यूं कह सकते हैं कैरियर काउंसलर, और इसके साथ साथ अपन यहाँ पर जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, तो सामाजिक कार्यकर्ता हो गए, काउंसलर हो गए, उन सभी को, एक शिक्षक भी होता है ना, उसको भी अपन इसके अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। तो सामाजिक कार्यकर्ता जो होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से ज्यादा या फिर किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में ज्यादा सोचते हैं।
तो सामाजिक कार्यकर्ता लोगों के बारे में सोचता है, शिक्षक दूसरों के बारे में सोच सकते हैं, राजा है जो बुद्धि लेकर आता है, राजनेता जो है उसकी बुद्धि भी ये होती है कि वो दूसरों की सोच को परख लेता है, दूसरों की सोच को पढ़ लेता है। तो दूसरों की सोच को पढ़ने की क्षमता, दूसरों की समझ को, दूसरों की इच्छाओं को, सुख दुख के समझने की जो योग्यता होती है वो कौन सी योग्यता कहलाती है? अंतर्वैयक्तिक योग्यता। और उसके अंतर्गत किस किस को शामिल किया जाता है? राजनेता को, सामाजिक कार्यकर्ता को एवं शिक्षक वर्ग को शामिल किया जाता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। देखिए और कौन कौन सी बुद्धि इसमें हो सकती है। देखिए यहां पर यदि अपन बात करें तो एक इसमें अस्तित्ववादी बुद्धि को इन्होंने और स्वीकार किया है। कौन सी? अस्तित्ववादी बुद्धि। अस्तित्ववादी बुद्धि। देखिए जो लोग अस्तित्व के संबंध में विचार विमर्श ज्यादा करते हो, अब एक व्यक्ति इतना गूढ़ विचार विश्लेषण करता है कि वो सृष्टि के एवं सृष्टि के पालनकर्ता के अस्तित्व की खोज करने लगता है, एक ऐसी ऊर्जा की खोज करने लगता है जो सृष्टि को चलायमान बनाती है। तो इस प्रकार से वह बुद्धि क्या कहलाएगी? अस्तित्ववादी बुद्धि कहलाएगी, यानी जिसके अस्तित्व के लिए समझ हो, जिसमें वह क्या कहलाएगा? अस्तित्ववादी। इसमें दार्शनिक वर्ग आता है। दार्शनिक वर्ग जो होता है, दर्शन में क्या होता है? किसी के अस्तित्व को लेकर विचार विमर्श किया जाता है, तो दार्शनिक वर्ग इसमें आ जाएगा। इसके साथ साथ अपन यदि देखें तो विचारक इसमें आ जाते हैं, चिंतक इसमें आ जाते हैं। अपन इस प्रकार के व्यक्तित्व में महात्मा बुद्ध को ले सकते हैं। महात्मा जो बुद्ध थे वो एक दार्शनिक थे, उन्होंने बौद्ध धर्म चलाया था और बौद्ध धर्म में उन्होंने अनेक दार्शनिक विचार अपने दिए थे और उसे जो विचार दिए गए थे उसे बौद्ध की दार्शनिकता या बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की दार्शनिकता कहा जा सकता है। तो इसमें क्या आते हैं? दार्शनिक आ सकते हैं, विचारक आ सकते हैं, चिंतक आ सकते हैं, या फिर अपन यूं कहें कि महात्मा बुद्ध जैसे लोग जो विचारशील प्राणी होते हैं वो अस्तित्ववादी बुद्धि के अंतर्गत आ सकते हैं। और विचारशील भी किस संबंध में? अस्तित्व के संबंध में जो विचार विमर्श अधिक करते हो। ठीक है, तो उसके बाद यदि अपन अगली बुद्धि की या अगले बुद्धि कारक की बात करें तो अगला बुद्धि कारक है प्रकृतिवादी। प्रकृतिवादी अपन कह सकते हैं, प्रकृतिवादी बुद्धि। देखिए प्रकृतिवादी बुद्धि जिनमें होगी वो प्रकृति से प्रेम करेगा, वो हर एक जीव को प्रेम से देखेगा, उसकी समझ होगी वो सृष्टि को लेकर होगी। देखिए एक किसान है जो पता नहीं कितने पक्षियों का, कितने पशुओं का, कितने लोगों का पेट भरता है। क्यों? क्योंकि वह प्रकृतिवादी है। तो किसान भी हर कोई नहीं बन सकता, ये भी एक आसान काम नहीं है, ये भी हर किसी के बस की बात नहीं होती। किसान भी वही व्यक्ति बन सकता है जिसमें इस प्रकार की बुद्धि हो, जो प्रकृतिवादी व्यक्ति हो वही बन सकता है। इसके अंतर्गत जीव जंतु भी आते हैं। जीव जंतु जो वर्ग होता है, या फिर अपन यूं कहें कि जीव जंतु जो होते हैं वो प्रकृति में ज्यादा रहते हैं, तो प्रकृति में रहने के कारण वो लोग भी इस प्रकार के हो सकते हैं। इसके साथ साथ यदि अपन बात करें कोई भी ऐसा विचारक है जो पर्यावरण विशेषज्ञ है, तो देखिए हर किसी व्यक्ति के पास जो पर्यावरण से संबंधित विषय नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखिए अपन विषय भी जो पढ़ते हैं वो अपनी रुचि के आधार पर पढ़ते हैं, अपन रुचि के आधार पर विषयों का चयन करते हैं, और जहां पर अपन अपनी रुचि के हिसाब से विषयों का चयन करते हैं वहीं पर हमें ये चीज क्लियर हो जाती है कि हमें कौन कौन से विषयों का चयन करना चाहिए। तो इनका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पर अस्तित्ववादी आ गया जिसमें दार्शनिक विचारक चिंतक वर्ग आ गए, प्रकृतिवादी बुद्धि के अंतर्गत किसान आ गया, जंतु आ गए, और इसके साथ साथ
वनस्पति वैज्ञानिक भी आ सकते हैं इसमें, वनस्पति वैज्ञानिक या वनस्पति विशेषज्ञ। वनस्पति विशेषज्ञ भी इसी वर्ग में आता है और पर्यावरण विशेषज्ञ भी इसी वर्ग के अंतर्गत आता है। तो और अपन क्या ले सकते हैं, देखिए अंतिम रूप से यदि अपन बात करें, अपनों ने 9 कारकों को पढ़ लिया है और अंतिम कारक की यदि अपन बात करें तो अंतिम कारक के रूप में आता है अध्यात्मवादी बुद्धि। तो अध्यात्मवादी बुद्धि, ये जो अध्यात्मवादी बुद्धि है वो उन लोगों में होती है जिनमें आध्यात्मिक विचार करने की क्षमता बहुत अच्छी हो, या फिर मैं यूं कह सकती हूं कि लोक व परलोक संबंधी विस्तृत विवेचन की क्षमता रखने वाले। देखिए आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे होते हैं जो व्यास बनते हैं, व्यास का मतलब होता है कि कथावाचक बनते हैं। तो वो जो कथावाचक बनते हैं वो क्या करते हैं, वो लोक व परलोक से संबंधित विचार विश्लेषण करते हैं, लोक व परलोक से संबंधित गहन विचार वो देते हैं। तो ये था अंतिम 10वां कारक अध्यात्म बुद्धि, जिसमें लोक परलोक से संबंधित विचार व्यक्त करने वाले सभी लोग आ जाते हैं। तो अपन यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, अपन यहाँ पर बहुबुद्धि कारक सिद्धांत पढ़ रहे हैं और ये सिद्धांत गार्डनर महोदय के द्वारा दिया गया। गार्डनर ने कहा कि बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, या फिर बुद्धि की कोई एक विशेषता नहीं है कि जो सब मनुष्य में समान पाई जाए। बुद्धि की अनेक विशेषताएं हैं और उन अनेक विशेषताओं के आधार पर बुद्धि को अनेक भागों में बांटा जा सकता है और अनेक भागों को ही उन्होंने अनेक कारकों का नाम दिया और कुल कारक इन्होंने कितने बताए, 10। एक बार मैं उनको सभी को एक साथ लिख देती हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको। देखिए एक तो हो गई भाषाई बुद्धि, एक हो गई संगीतात्मक बुद्धि, ठीक है। भाषाई बुद्धि भाषा से संबंधित और संगीतात्मक बुद्धि संगीत से संबंधित। एक हो गई कौन सी, तार्किक बुद्धि, जिसमें कौन सी क्षमता आएगी, तर्क से संबंधित क्षमता आएगी। इसके साथ साथ अपनों ने देखा स्थानिक बुद्धि, जिसमें स्थान से संबंधित क्षमता आएगी। इसमें ड्राइवर वर्ग को भी आप शामिल कर सकते हो, क्योंकि स्थान से संबंधित उनमें समझ बहुत अच्छी होती है। वो लोग ऐसे होते हैं जो कहीं भी चले जाते हैं तो वो बाद में सीधा वहां पर पहुंच जाते हैं। स्थानिक बुद्धि के बाद अपनों ने देखा था शारीरिक गतिज बुद्धि। इसमें सारे के सारे एथलीट आ जाते हैं, क्योंकि वो शारीरिक क्षमता उनमें ज्यादा होती है। इसके साथ साथ अपनों ने देखा अंतराव्यक्तिक बुद्धि और अंतराव्यक्तिक के साथ साथ अपनों ने अंतर्व्यक्तिक बुद्धि भी देखा, तो अंतराव्यक्तिक और अंतर्व्यक्तिक बुद्धि दोनों अलग अलग प्रकार की है। और अपनों ने देखा कि जो अंतराव्यक्तिक बुद्धि है उसमें जो है वो योगी तपस्वी वर्ग आता है, जबकि अंतर्व्यक्तिक बुद्धि में कौन से लोग आते हैं, राजनेता इत्यादि आते हैं। इसके साथ साथ अपनों ने देखा अस्तित्ववादी बुद्धि और उसके बाद अस्तित्ववादी में अस्तित्व से संबंधित, और उसके बाद अपनों ने देखा प्रकृतिवादी बुद्धि। और प्रकृतिवादी में उन लोगों को शामिल किया जो प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं, चाहे वो पर्यावरण विशेषज्ञ हो, चाहे वो वनस्पति विशेषज्ञ हो, चाहे वो किसान ही क्यों ना हो। और अंतिम रूप में अपनों ने देखा था अध्यात्म
अध्यात्मवादी बुद्धि। और अध्यात्मवादी बुद्धि वाले व्यक्ति कौन से होते हैं? जिनकी लोक परलोक के संबंध में समझने की क्षमता हो, जो गहन विचार विमर्श करते हो। तो ये थी गार्डनर द्वारा दिए गए कुल 10 कारक। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये ही महत्वपूर्ण है। अक्सर जो पूछा जाता है वो यूं पूछा जाता है कि गार्डनर द्वारा बताए गए 10 कारकों में से कौन सा नहीं है, तो आप इनको ध्यान में रखिएगा। तो आज आपकी क्लास में अपनों ने सिद्धांत गार्डनर का कंप्लीट किया। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में अगले सिद्धांत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।